चलिए बेटा शुरू करते हैं। चलिए बेटा अब अपन शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर। और जो पहला चैप्टर मैं आप लोगों के साथ में शुरू करने वाला हूं वो चैप्टर है बायबैक ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। बायबैक ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। तो जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर का नाम है बायबैक ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। और मैं आपको ये भी बता दूं कि दिस चैप्टर इज वेरी सिंपल, या मुझे लिखना चाहिए वेरी की पावर इन्फिनिटी सिंपल। मतलब अगर मैं लिख रहा हूं वेरी सिंपल तो चैप्टर के साथ में अन्याय कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं सही लिखना चाहूं तो मुझे लिखना चाहिए वेरी की पावर इन्फिनिटी सिंपल। मतलब ये चैप्टर इतना आसान है, इतना जबरदस्त आसान चैप्टर है जिसका कोई भी मुकाबला नहीं है, ठीक है। तो बहुत इजी चैप्टर है और हम लोग यहीं से शुरू करें। अच्छा एक और सवाल आता है, सर चैप्टर तो इजी है पर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्या? और मेरा जवाब है इसकी इंपॉर्टेंस मीडियम है। मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हर अटेम्प्ट में इसका क्वेश्चन मिलेगा, पर आप ये भी नहीं बोल सकते कि सर बहुत लंबे टाइम तक इंस्टीट्यूट इसको छोड़ के रखेगा, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन आएंगे हर 2 अटेम्प्ट में, 3 अटेम्प्ट में इसका एक क्वेश्चन बड़ा आएगा। एमसीक्यू में इसके क्वेश्चन हमेशा मिलेंगे आपको, ठीक है। तो एमसीक्यू में तो इसके क्वेश्चन हमेशा आएंगे, पर बड़ा सवाल इसका हर 2 अटेम्प्ट में एक बार, 3 अटेम्प्ट में एक बार आपको मिलना चाहिए, ठीक है। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में ऑलरेडी बहुत अच्छे चैप्टर तुम्हारे सिलेबस में है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, अमल कमीशन, इंटरनल कंसोलिडेशन, ब्रांच, ये वो चैप्टर है जिनका एक सवाल अभी भी, मतलब पुरानी स्कीम में भी इनका एक सवाल पक्का आपके सिलेबस में आता ही आता था। तो ऑब्वियस ही बात है अब नए सिलेबस में चैप्टर ही सिर्फ यही बचे हैं, तो इनका क्वेश्चन तो आना पक्का है। तो फिर लूज कौन करेगा? बायबैक ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटी। ये जो इजी वाले चैप्टर है इनका वेटेज ऑब्वियसली थोड़ा सा कम हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहला सवाल ये आता है कि सर ये बताओ बायबैक ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटी का मतलब क्या है। समझो बेटा, कंपनी के पास व्यापार करते करते कई बार बहुत ज्यादा कैश जमा हो जाता है और कंपनी को ये समझ नहीं आता कि भाई इस कैश का करें क्या, मतलब इस कैश से करें क्या। क्योंकि मान लो कंपनी, आप बोलोगे सर एक और फैक्ट्री लगा लो। अरे भाई एक और फैक्ट्री तो हम तब लगाए ना जब हमारे पास माल खरीदने के लिए ग्राहक हो सकता है कि हमारे पास जो ग्राहक हैं हम सारे ग्राहकों को माल बेच रहे हैं, अब हमें और फैक्ट्री लगाने से फायदा नहीं है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो फैक्ट्री हमारी है वो ऑलरेडी वहीं पर काफी सारी मशीनें खाली पड़ी हुई हैं अभी, तो नई फैक्ट्री लगाने का फायदा नहीं है। तो कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि जहां पर कंपनी के पास इतना कैश इकट्ठा हो जाता है कि बेचारी कंपनी को यही समझ में नहीं आता कि इस कैश का करना क्या है। तो बेटा वहां पर कंपनी क्या करती है? वहां पर कंपनी उस पैसे का इस्तेमाल करती है अपने शेयर्स को वापस खरीदने के लिए, अपने शेयर्स को वापस खरीदने के लिए। तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बोलती है कि भैया जिस जिसको अपने शेयर बेचने आ जाओ, मैं खरीदने को तैयार हूं। और कंपनी क्या करती है, जो मार्केट में प्राइस चल रहा होता है उससे ज्यादा प्राइस ऑफर करती है। मार्केट में जो प्राइस चल रहा होता है उससे ज्यादा प्राइस ऑफर करती है। जैसे मान लो मार्केट में अभी प्राइस चल रहा है 400, तो कंपनी ऑफर करेगी 450। तो कंपनी लोगों को बोलेगी आ जाओ 450 रुपए में जिसको शेयर बेचने हैं बेच दो, ठीक है। तो जो लोग कंपनी से पैसा बाहर निकालना चाहते हैं, कंपनी से एग्जिट लेना चाहते हैं, उन लोगों को दिखाई देता है यार कंपनी बाजार भाव 400 का है, कंपनी खुद 450 में खरीद रही है, तो बेच के पैसा खड़ा करो। तो वो लोग कंपनी को अपने शेयर वापस बेच देते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। एक सवाल दिमाग में आता है कि सर ये बताओ कंपनी बायबैक करती क्यों है। पहला, अगर कंपनी के पास पैसा रखा है तो बताओ ये पैसा किसका है? शेयर होल्डर्स का। तो ये पैसा अगर मैं शेयर होल्डर्स को वापस लौटा रहा हूं तो इसमें कोई गलती है क्या? बेटा कंपनी का जो कुछ भी है सब शेयर होल्डर ही तो मालिक है। तो कंपनी के पास अगर कैश पड़ा है और कंपनी ये पैसा
अपने शेयर होल्डर्स को वापस लौटा रही है, तो इसमें दिक्कत क्या है? अरे ऐसा सोचो ना, तुमने एक बिजनेस शुरू किया, तिजोरी में 10 लाख रुपए पड़े हैं और बिजनेस में इसका कोई यूज नहीं है, तो तुम क्या करोगे? 10 लाख रुपए निकाल के घर ले जाओगे, हाँ कि ना? तो वैसे ही यहां पर है, शेयर होल्डर्स कंपनी के मालिक हैं। अब उनको दिख रहा है कि यार कंपनी के पास, कंपनी के अंदर इतना सारा कैश पड़ा है जिसका कोई यूज नहीं है, तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी ये पैसा शेयर होल्डर्स को वापस लौटाएगी। और वापस लौटाने का तरीका क्या है? बायबैक। तो कंपनी शेयर्स को क्या कर लेगी? वापस खरीद लेगी, तो पैसा आपके पास पहुंच गया। लेकिन इसमें एक और खास बात है, जरा ध्यान से समझना। क्या? कंपनी जब शेयर्स का बायबैक करती है तो बायबैक करने पर नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाते हैं, और नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाते हैं तो अर्निंग पर शेयर बढ़ जाता है। जैसे मान लो एक कंपनी ने इस साल 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, ठीक है, और कंपनी के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 50,000, तो अर्निंग पर शेयर कितना है? 4। मान लो अगर इस कंपनी ने 10,000 इक्विटी शेयर का बायबैक कर लिया, तो प्रॉफिट तो वही है 2 लाख, लेकिन बेटा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं? 10,000 का बायबैक हो गया, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बचे 40,000, तो अब अर्निंग पर शेयर कितना हो गया? 5। ठीक है, तो बायबैक करने से नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कम हो जाते हैं, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कम होने से अर्निंग पर शेयर बढ़ जाता है। अब बेटा अगर अर्निंग पर शेयर बढ़ गया तो बाजार में हमारी मार्केट प्राइस भी बढ़ जाती है। अगर अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा तो स्टॉक मार्केट में हमारी मार्केट प्राइस पर शेयर भी बढ़ जाएगी, तो हमें ये एडवांटेज मिलता है। तो हम लोग बायबैक क्यों करते हैं? पहली बात, बायबैक वही कंपनी करती है जिसके पास बहुत सारा कैश इकट्ठा हो गया है और उसको समझ नहीं आ रहा अब इस कैश का करना क्या है, तो वो पैसा वापस शेयर होल्डर्स को लौटा देती है। और वापस शेयर होल्डर्स को लौटाने का तरीका क्या है? बायबैक ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटी। जब कंपनी बायबैक करती है तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कम हो जाते हैं, जिससे अर्निंग पर शेयर बढ़ जाता है, और अर्निंग पर शेयर बढ़ने से मार्केट प्राइस पर शेयर बढ़ जाती है। क्लियर है मेरी बात? और इसी के हम लोग क्या बोलते हैं? बायबैक ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटी। अभी जैसे इन्फोसिस है, इन्फोसिस ने क्या किया? अपने सारे शेयर होल्डर्स को बोला देखो बाजार भाव चल रहा है 390 395 रुपए, 390 395 का प्राइस चल रहा है, 445 रुपीज में जिसको शेयर बेचना है आ जाओ। तो लोगों ने क्या किया? इन्फोसिस के शेयर होल्डर्स ने, उनको लगा यार बाजार में बेचेंगे तो 390 रुपए मिल रहे, कंपनी 445 रुपए में खरीद रही है, तो सीधे सीधे 55 रुपीज का फायदा है। तो लोगों ने क्या किया? अपने शेयर कंपनी को वापस बेच दिए। अब कंपनी के नंबर ऑफ शेयर क्या हो गए? कम। तो अब अगले साल जब ईपीएस निकलेगा तो कंपनी का ईपीएस क्या आएगा? ज्यादा। और ईपीएस बढ़ेगा तो मार्केट प्राइस पर शेयर भी बढ़ जाएगी। तो आप मुझे बताओ क्या हम लोगों को डबल डबल फायदा हो रहा है? कैसे? पहला, घर में कैश आ गया, और दूसरा जो बचे हुए शेयर है उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई, तो हम तो दोनों तरफ से फायदे में आ गए। तो बायबैक का डबल बेनिफिट मिलता है। एक शेयर होल्डर को कैश वापस मिल गया तो घर में अपने कैश आ गया, और जो बचे हुए शेयर हैं उनकी मार्केट प्राइस बढ़ गई तो अपन तो वापस वहीं के वहीं पहुंच गए। भाई मार्केट वैल्यू बढ़ गई तो अपनी वेल्थ, अपनी शेयर्स की प्राइस तो बढ़ गई, और अपने पास घर में कैश भी आ गया, तो डबल डबल फायदा होता है। इसीलिए कंपनी क्या करती है? बायबैक। क्लियर है बात? दोनों बातें समझ में आ गई? चलो देखो फटाफट से, लिखो। When a company has accumulated large amount of cash, company has accumulated large amount of cash and
it has no prospective use, it has no prospective use of this cash for expansion or otherwise. कंपनी के पास एक्सपेंशन करने, एक्सपेंशन में पैसा काम में लेने का कोई लॉजिक नहीं है कंपनी के लिए। अब सोचो ना यार, मान लो मेरे पास यहाँ पे क्लासरूम है, ठीक है, और क्लासरूम के अंदर बहुत सारी चेयर खाली पड़ी है, तो एक और बिल्डिंग खरीदने का फायदा है क्या? मेरे दिमाग में क्या आएगा, यार पहले तो इसी को भरने दो ना, जब तक ये नहीं भरती एक और बिल्डिंग खरीदने का क्या फायदा? तो वैसे ही कंपनी को लग रहा है यार मशीनें तो पहले ही खाली पड़ी हैं, नई मशीन खरीदने का क्या फायदा? तो कंपनी को अपने कैश के लिए कोई प्रोस्पेक्टिव यूज नजर नहीं आ रहा। अभी मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं। एक कंपनी है जिसका नाम है मनाली पेट्रो। मेरे एग्जाम्पल में हमेशा रियल डेटा होगा, ठीक है, तभी तो पढ़ाई रियलिस्टिकली समझ में आएगा कि अपन नॉलेज ले क्यों रहे। मनाली पेट्रो ये कंपनी है, इसके पास 600 करोड़ रुपए कैश पड़ा है। कितना? 600 करोड़ रुपए का हार्ड कैश पड़ा है इसके पास। हमने जब कॉन कॉल हुई तो हमने पूछा क्या करोगे, तो इसके डायरेक्टर्स ने जवाब दिया अभी हमने सोचा नहीं है। हमने बोला एक्सपेंशन करोगे, बोले नहीं हमें एक्सपेंशन की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास तो पहली सरप्लस कैपेसिटी है। हमने बोला फिर क्या करोगे, बोला सोचा नहीं। ठीक है, तो हमको समझ में आया कि डायरेक्टर जो है ना वो चोर है, क्योंकि वो पैसा, हमारा पैसा हमको ही नहीं देना चाहता। अब अगर मान लो मनाली पेट्रो के पास में 600 करोड़ रुपए कैश है और इसके लिए एक्सपेंशन पॉसिबल ही नहीं है कि एक और फैक्ट्री लगा ले, एक और रिफाइनरी लगा ले, इसके लिए पॉसिबल ही नहीं है, तो इसको ये पैसा तुरंत बायबैक के काम में लेना चाहिए था। इसको ये पैसा तुरंत शेयर होल्डर्स को लौटाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने शेयर होल्डर्स को ये पैसा वापस नहीं लौटाया, तो उनकी मार्केट में इमेज क्या हो गई, खराब। और उनकी मार्केट में इमेज खराब हो गई तो मनाली पेट्रो का शेयर गिर गया। अब मनाली पेट्रो का जो शेयर मार्केट में 120 का था वो अब 70 रुपीज का है। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रमोटर कैश का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। या तो एक्सपेंशन करो, एक्सपेंशन नहीं कर रहे तो हमारा पैसा हमको वापस लौटा दो। आप रख कर के क्या कर रहे हो, जबकि आपको ये भी नहीं, आपके दिमाग में है ही नहीं कि आपको करना क्या है। दैट मीन्स प्रमोटर ईमानदार नहीं है, और जहां प्रमोटर ईमानदार नहीं होता वहां कोई भी जना ऐसी कंपनी का शेयर लेना पसंद नहीं करता। तो देखो भाव गिर गया ना, 120 से गिरकर 70 पर आ गया शेयर। ठीक है, अच्छा, देन कंपनी may use this money to buy back its own shares and securities, to buy back its own shares or securities. This is a way to return money. It is a way to return money back to owners of the company. मतलब ये एक ऐसा तरीका है जिसमें कंपनी अपने मालिकों को पैसा वापस लौटा रही है। जैसे एक सिंपल बिजनेस में होता है, अगर कैश पड़ा और काम नहीं आ रहा घर ले जाओ, तो वही काम हो रहा है, लौटा रहे पैसा अपन अपने शेयर होल्डर्स को। अच्छा, अब एक मेन बात को समझो, रियल लाइफ में बायबैक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हें कभी भी दिखे ना कोई कंपनी बायबैक कर रही है, आप उसका शेयर खरीद लो। अगर अपनी कंपनी बायबैक कर रही है तो तुरंत उसका शेयर खरीद लो बिना दिमाग लगाए। क्यों? क्योंकि अगले साल इसका ईपीएस बढ़ेगा, और ईपीएस बढ़ेगा तो एमपीएस बढ़ेगा, तो तुम्हें शेयर मार्केट में क्या होगा, प्रॉफिट। यही इसका मेन टारगेट होता है। ठीक है, लिखो, ड्यू टू बायबैक, number of shares
या नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स will get reduced due to which EPS, बेटा अर्निंग पर शेयर को शॉर्ट में लिख दूं EPS will get increased resulting into increase in MPS, resulting into increase in market price per share। तो मार्केट प्राइस पर शेयर जो है वो इससे क्या हो जाएगी, इंक्रीज। यही इसका मेन पर्पस होता है, ठीक है। अच्छा, अब इस चैप्टर के अंदर मैं आपको टॉपिक्स क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। पहला, सबसे पहला तो बेटा मैं आपको सिखाऊंगा प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रिगार्डिंग बायबैक। बेटा बायबैक से रिलेटेड जो कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस हैं, कंपनी लॉ के प्रोविजंस है, पहले तो उनको पढ़ेंगे, क्योंकि बेटा जब कानून समझ में आएगा तभी तो अकाउंटिंग समझ में आएगी। तो अकाउंटिंग को समझने के लिए, मतलब पूरी जो अकाउंटिंग है वो लॉ पे आधारित है, तो पहले अपने को लॉ समझना है, ठीक है। नंबर 2, फिर मैं आपको सिखाऊंगा जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग बायबैक। मतलब बायबैक से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज को पढ़ेंगे। मतलब बायबैक अगर आप करते हो तो जर्नल एंट्रीज कैसे होंगी, ठीक है। लेकिन बायबैक के सवालों में कुछ और टॉपिक भी इन्वॉल्व है। बायबैक के सवालों में कुछ और टॉपिक भी इन्वॉल्व होते हैं। मतलब बायबैक के जब सवाल करेंगे तो उसमें रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का सवाल भी आएगा, उसमें बोनस शेयर का सवाल भी आएगा, ठीक है, उसमें एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान का सवाल भी आएगा, उसमें डिवेंचर के रिडेम्पशन का सवाल भी आएगा। तो क्योंकि अपने को सवाल करते टाइम ऐसे टॉपिक भी आएंगे जो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, तो क्या हमें वो टॉपिक भी सीखने पड़ेंगे कि सवाल उन्हें सीखे बिना नहीं होगा, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे अदर रिलेटेड टॉपिक्स। तो मैं यहां पर आपको कुछ चीजें और सिखाऊंगा। हाँ, इवन दो बहुत डिटेल में नहीं सीखेंगे, समराइज्ड वे में सीखेंगे। पर क्या क्या सीखना है? पहला, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर सीखना है। क्या ये 12th में था? रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 12th के सिलेबस में होता है? था? अच्छा। दूसरा हम सीखेंगे इशू ऑफ बोनस शेयर्स। मतलब बोनस शेयर्स इशू कैसे करते हैं, हम उनके बारे में सीखेंगे। तीसरा हम लोग सीखेंगे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के बारे में। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के बारे में सीखेंगे, ठीक है। और चौथा अपन लोग सीखेंगे, या चौथा नहीं, रहने दो, 3 ही बातें सीख लेंगे, वो ही बहुत है। चौथा तो बिना सीखे भी कर लेंगे, ठीक है। तो हमें सवालों को सॉल्व करते टाइम इन 3 प्रॉब्लम्स को और हैंडल करना पड़ेगा जो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। इसलिए अपने को ये भी सीखना पड़ेगा। वैसे मैं बता दूं, सीए इंस्टीट्यूट ने पहले ये दोनों टॉपिक इंटर में थे, पहले ये दोनों टॉपिक सीए इंटर में ही थे, लेकिन अब सीए इंस्टीट्यूट ने इन टॉपिक्स को डाल दिया सीए फाउंडेशन में। अब इंस्टीट्यूट बोलता है कि साहब हमने सीए फाउंडेशन में आपको पढ़ाया है,
तो हम इंटर में उसको लेकर के सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान है, ये पहले सीए इंटर में था, अब सीए इंटर में नहीं है, ये सिर्फ अब कहां है, सीए फाइनल में। तो ये वाला टॉपिक पूरा का पूरा कहां पर है, सीए फाइनल में। ये आपके सीए इंटर में नहीं है, ना ही फाउंडेशन में, ठीक है। तो बेटा कुल मिलाकर ये पूरी की पूरी बातें जो है वो हम लोगों को पढ़नी है इस पूरे चैप्टर में। तो आप लोग मेरे साथ में डाल दीजिए टॉपिक 1। हाँ जी, टॉपिक 1, प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रिगार्डिंग बायबैक। लो भैया, अब बायबैक से रिलेटेड कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस क्या हैं, बायबैक से रिलेटेड कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस क्या हैं, आइए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात, कोई भी कंपनी तब तक बायबैक नहीं कर सकती जब तक उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बायबैक करने की परमिशन ना हो, ठीक है। मतलब मान लो मैंने एक कंपनी बनाई और मैं चाहता हूं कि वो बायबैक करे, तो आपको ध्यान रखना है बायबैक जो है वो सिर्फ तभी हो सकता है जब मेरे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बायबैक करने की परमिशन है। अगर मेरे आर्टिकल में बायबैक करने की परमिशन नहीं है तो पहले मुझे जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी शेयर होल्डर्स की, अपने आर्टिकल्स को चेंज कराना पड़ेगा, तब जाकर के बायबैक हो पाएगा। तो ध्यान रखना, बायबैक अगर आपको करना है तो सबसे पहली शर्त क्या है, क्या है पहली शर्त, कि बायबैक जो है वो तभी हो सकता है जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा करने की आपको परमिशन है। तो लिखो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन of company must permit buyback of shares and security। तो आपका जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसमें बायबैक करने की परमिशन होनी चाहिए, पहली शर्त समझ में आ रही है। नंबर 2, दूसरी बात, अगर कोई भी कंपनी बायबैक करना चाहती है तो उसे रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग में। मतलब शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा, और वो भी कौन सा वाला, स्पेशल वाला। अब आपको मालूम है रेजोल्यूशन दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी, एक होता है स्पेशल। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता है 51% मेजॉरिटी पर, और स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है 75% मेजॉरिटी पर। मतलब अगर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो रहा है तो 51% मेजॉरिटी चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना है तो 75% मेजॉरिटी चाहिए। तो यहां पे अगर आप बायबैक करना चाहते हो तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग में। गॉट दिस पॉइंट? बेटा बात समझ में आ रही है? अच्छा, लेकिन हमारा कंपनीज एक्ट परमिशन देता है कि अगर आपका बायबैक 10% से ज्यादा नहीं है, मतलब आप 10% इक्विटी शेयर से ज्यादा इक्विटी शेयर का बायबैक नहीं कर रहे, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रेजोल्यूशन भी काफी है। समझ में आ रही बात? इसका मतलब ये बताओ, अगर मान लो मेरे इक्विटी शेयर 1 लाख है, ठीक है, ये बताओ अगर मुझे 10,000 इक्विटी शेयर का बायबैक करना है तो मुझे कौन सा रेजोल्यूशन लगेगा? बीओडी वाला। क्यों?
क्योंकि 10% से ज्यादा का बायबैक नहीं है, तो बीओडी वाला रेजोल्यूशन काफी है। लेकिन बेटा अगर मुझे 11,000 इक्विटी शेयर का बायबैक करना है, मतलब 11% इक्विटी शेयर का बायबैक करना है, तो मुझे रेजोल्यूशन लगेगा किसका? जनरल मीटिंग का। मतलब शेयर होल्डर्स की मीटिंग को बोलते हैं जनरल मीटिंग। शेयर होल्डर्स की मीटिंग को क्या बोलते हैं? जनरल मीटिंग। तो मुझे जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा। क्लियर है बात बेटा? गॉट दिस पॉइंट? एक और बात ध्यान रखना, स्पेशल रेजोल्यूशन सिर्फ जनरल मीटिंग में होते हैं, बोर्ड मीटिंग में सिर्फ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है। मतलब बोर्ड मीटिंग में अगर आपको कोई भी रेजोल्यूशन पास करवाना है तो 51% मेजॉरिटी लगती है, ठीक है। बोर्ड मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट नहीं होता। क्लियर है बात? चलो देखो, मैं बायबैक को शॉर्ट में बीबी लिख दूं। बायबैक must be approved by passing special resolution in the general meeting of shareholders। जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, ठीक है बेटा। हाईलाइट कर लेना स्पेशल रेजोल्यूशन वाली बात को, ठीक है। इफ बायबैक is not more than 10% of equity shares, 10% of equity shares, then BOD resolution will be sufficient। मतलब बेटा अगर 10% से ज्यादा इक्विटी शेयर का बायबैक नहीं कर रहे तो आप लोगों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रेजोल्यूशन भी काफी है। क्लियर बात? इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको 10% तक बायबैक करना है तो आपके लिए बीओडी रेजोल्यूशन काफी है, और अगर आपको 11% या उससे ज्यादा का बायबैक करना है, 11% से 25% तक अगर आपको बायबैक करना है तो आपको जनरल मीटिंग का रेजोल्यूशन लगेगा। सर 25% से ज्यादा? बेटा एक साल में 25% से ज्यादा इक्विटी शेयर का बायबैक करना अलाउड नहीं है, ठीक है। इसलिए बेटा मैंने रेंज क्या लिखी? 11 से 25%। अब बड़ी मजेदार बात यह है कि भाई साहब आपने रेजोल्यूशन पास करा लिया, तो रेजोल्यूशन पास कराने के बाद जब आपका मन करेगा तब बायबैक करोगे? नहीं, हमारा कंपनीज एक्ट कहता है रेजोल्यूशन पास करने के 1 साल के अंदर अंदर बायबैक पूरा कर लो। अगर तुमने 1 साल में बायबैक पूरा नहीं किया ना तो तुमको रेजोल्यूशन दोबारा पास कराना पड़ेगा। तो बताओ बायबैक करने के लिए मैक्सिमम लिमिट क्या है? रेजोल्यूशन पास होने के 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है। बायबैक मस्ट बी कंप्लीटेड
विद इन 12 months from the date of रेजोल्यूशन। मतलब जिस दिन आपने रेजोल्यूशन पास करवाया उसके 12 महीने के अंदर अंदर बायबैक पूरा हो जाना चाहिए। अगर बायबैक नहीं हुआ तो फिर आपको दोबारा रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, ओके बेटा। अब आती है तीसरी बात, ध्यान से सुनना। जब आप बायबैक कर लोगे तो बायबैक करने के बाद में सारे शेयर सर्टिफिकेट आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, अब सरकार को लगा डर कि यार शेयर सर्टिफिकेट वापस कंपनी के पास आ गए तो कंपनी के डायरेक्टर्स इन शेयर सर्टिफिकेट से किसी प्रकार की धोखाधड़ी कर सकते हैं, हाँ कि ना? भाई आपको मालूम है सरकार जब कानून बनाती है तो सरकार ये सोचती है कि धोखाधड़ी कैसी कैसी हो सकती है, उन सारी धोखाधड़ियों को रोकने के लिए प्रोविजन बनते हैं, हाँ कि ना? तो सरकार को लगा कि यार अगर बायबैक होगा तो बायबैक करने के बाद में सारे शेयर सर्टिफिकेट वापस कंपनी के पास आ जाएंगे, और शेयर सर्टिफिकेट कंपनी के पास आए तो कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के मैनेजर, कंपनी के एम्प्लॉई इन शेयर सर्टिफिकेट्स के साथ में धोखाधड़ी कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया, बायबैक करने के 7 दिन के अंदर अंदर आपको सारे शेयर सर्टिफिकेट जलाकर नष्ट करने, ठीक है, और इसकी रिपोर्ट आपको आरओसी को सबमिट करनी है। व्हाट इज आरओसी? आरओसी क्या होता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो आपको 7 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट बनाकर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को सबमिट करनी है। क्लियर है बात? कितने दिन का टाइम है? 7 दिन। तो लिखो, आफ्टर बायबैक share certificates must be physically destroyed within 7 days from completion of buyback. Within 7 days from completion of buyback, and a report of this must be submitted to ROC। और बेटा आपको इस बात की रिपोर्ट आरओसी में सबमिट करनी है, भाई साहब हमने सारे शेयर सर्टिफिकेट डिस्ट्रॉय कर दिए। क्लियर है बात? तो आप मुझे बताओ, क्या अपन ने जनता को होने वाले धोखे से बचा लिया? यस। अब आओ, यहां से बात शुरू होती है हमारी प्रैक्टिकल पोर्शन वाली। ठीक है, अब यहां से प्रैक्टिकल पोर्शन की बात शुरू हो रही है, इसलिए बिल्कुल ध्यान देना, सब अच्छे ध्यान से सुनो। और मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर के लिए लिखना बंद कर सकते हो, मैं लिखने का टाइम दे दूंगा बाद में। अब यहां पे आता है कि साहब सोर्सेज ऑफ बायबैक, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप ये समझ सकते हो कि इस पूरे एएस का मतलब सॉरी पूरे चैप्टर का मेन जो पार्ट है ना, वो ये वाला पॉइंट है। ठीक है, अब सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुनो, पूरा पार्ट मैं आपको बात बहुत डिटेल में और बहुत एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, और आपको एक एक बात को गहराई से और बारीकी से सीखना है। क्योंकि देखो होता यह है कि चैप्टर टफ तब लगता है जब आपको आधी चीजें आती हैं और आधी नहीं आती। ठीक है, लेकिन अगर आपको एक एक बारीकी पता है कि अगर ऐसा लिखा है तो इसका ये मतलब है, ऐसा लिखा है इसका मतलब ये है, अपने को ऐसा लिखा होने पर ये करना है, अगर आपके कॉन्सेप्ट एकदम डीपली क्लियर है ना, तो आपको हमेशा चैप्टर बहुत इजी लगेंगे। इसलिए यहां पर मैंने बोल दिया लिखना बंद कर दो और पहले बात को समझो, पहले पूरी बात को।
जब भी हमारे सामने बायबैक का सवाल आएगा तब अपन पहले देखेंगे कि हमारा अमाउंट ऑफ बायबैक क्या है, मतलब हम बायबैक कितने रुपए का कर रहे हैं। कैसे निकलता है मैं बताता हूं। जैसे मानो सवाल आपको बोलेगा कि साहब आज हमारे शेयर का मार्केट प्राइस 25 रुपीज चल रहा है, ठीक है, लेकिन हमने बायबैक में प्राइस ऑफर की है 30। मतलब हम अपने शेयर होल्डर्स को बोल रहे हैं कि भाई साहब वैसे तो बाजार में भाव 25 रुपए का है, पर तुम अपना शेयर हमको 30 रुपए में बेच सकते हो, ठीक है। और कंपनी ने यह बोला कि हम बायबैक करने वाले हैं कितना, 1 लाख इक्विटी शेयर का, जिनकी फेस वैल्यू क्या है, 10 रुपए। जिनकी फेस वैल्यू क्या है, 10 रुपए। बोलो यस और नो, बात समझ में आ रही है। अब मैं यहां पे बोलूंगा अमाउंट ऑफ बायबैक कितना, तो मैं बोलूंगा भाई साहब 1 लाख इक्विटी शेयर का बायबैक हो रहा है, और वो भी 30 रुपीज की रेट में। तो भैया ये बताओ पेमेंट कितने का होगा, 30 लाख का। और पेमेंट अगर 30 लाख का होगा मतलब अमाउंट ऑफ बायबैक क्या है, 30 लाख। सही बात है। अच्छा, अब मैं इस 30 लाख को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। मैं इस 30 लाख को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक होगा फेस वैल्यू और दूसरा होगा प्रीमियम ऑन बायबैक। नहीं आ रहा समझ में, प्रीमियम ऑन बायबैक। अब बताओ, एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए की है और आप 30 रुपीज में बायबैक कर रहे हो, तो प्रीमियम ऑन बायबैक कितना हुआ, 20 रुपीज। आप बायबैक कितने में कर रहे हो, 30। बेटा इधर ध्यान दो, कहां खो गए। हाँ, घर की चिंताएं सता रही हैं। नहीं, अच्छा मुझे देखो, ठीक है, इधर ध्यान दो। अब पॉइंट ये है कि अगर 10 रुपए का शेयर आप 30 रुपीज में बायबैक कर रहे हो, तो फेस वैल्यू क्या है, 10, और 20 रुपीज क्या है, प्रीमियम। तो 10 रुपए के हिसाब से 1 लाख शेयर की फेस वैल्यू कितनी हो गई, 10 लाख 10 रुपए के हिसाब से। और 20 रुपीज के हिसाब से देखो तो आपकी 1 लाख शेयर्स का प्रीमियम ऑन बायबैक कितना हो गया, 20 लाख। दोनों मिलाकर आपको 30 लाख का पेमेंट करना है। अब सुनो, एक बात मुझे बताओ, अगर तुमने किसी आदमी से 10 लाख रुपए लिए और 30 लाख वापस कर रहे हो, मतलब 20 लाख एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो क्या ये तुम्हारे लिए खर्चा है, हाँ कि ना। क्या ये तुम्हारे लिए खर्चा है, हाँ कि ना। अब मान लो तुमने मेरे से आज 100 रुपए लिए और कल तुम मुझे 110 रुपए वापस कर रहे हो, तो 10 रुपए का ब्याज लग गया ना, ये तुम्हारे लिए तो खर्चा ही है ना। वैसे ही अगर 10 लाख रुपए के 10 लाख रुपए के इक्विटी शेयर है और मैं आपको 30 लाख वापस कर रहा हूं, तो 20 लाख तो मेरे लिए खर्चा हुआ ना, क्योंकि 20 लाख मैं आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूं और जो एक्स्ट्रा पैसा दे रहा हूं वो मेरे लिए खर्चा है। तो हमारा जो कंपनीज एक्ट कहता है ये खर्चा पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से चार्ज होगा, मतलब एक्स्ट्रा पैसा लिया है उसी से चार्ज करो एक्स्ट्रा पेमेंट को। सिक्योरिटी प्रीमियम में कौन सा पैसा होता है, फेस वैल्यू के ऊपर जो पैसा लिया आपने, तो वैसा फेस वैल्यू के ऊपर जो लौटाया है वो इसी से चार्ज होना चाहिए। तो सबसे पहले इस खर्चे को कहां से चार्ज करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम से। लेकिन अगर सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे कम पड़ गए तो हम बाकी फ्री रिजर्व से हम चार्ज करेंगे। सर फ्री रिजर्व का मतलब, अभी थोड़ी देर के लिए ध्यान रखना, फ्री रिजर्व का मतलब है वो रिजर्व जिनसे डिविडेंड बांट सकते हैं, वो रिजर्व जिनसे डिविडेंड बांट सकते हैं वो सब क्या है, फ्री रिजर्व। उनसे डिविडेंड नहीं बांट सकते, दैट इज नॉट फ्री रिजर्व, ठीक है, वो फ्री रिजर्व नहीं होता। क्लियर है बात। अच्छा जल्दी से मुझे बताओ, बात समझ में आ रही है यार। अगर तुमने 10 लाख रुपए की शेयर है और पेमेंट तुम कर रहे हो 30 लाख, मतलब 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो,
तो वो जो 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो वो तो तुम्हारे लिए खर्चा है ना, और खर्चा है तो कहीं ना कहीं से चार्ज होगा। चार्ज कहां से होगा? पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से, और अगर वो कम पड़ा तो फ्री रिजर्व से। क्लियर है बात? अच्छा, अब बात करते हैं फेस वैल्यू की। हमारा कंपनीज एक्ट कहता है फेस वैल्यू का बायबैक करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। फेस वैल्यू का बायबैक करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। मैंने बोला दो ऑप्शन, क्या बोला? या तो फेस वैल्यू का बायबैक होगा सेल प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। सेल प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटी से, या फिर फेस वैल्यू का बायबैक होगा फ्री रिजर्व के पैसों से। सर फ्री रिजर्व माने वो सारे रिजर्व जिनसे आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, बात समझ में आ रही है? अब एक बात को समझो, ये कह रहा है कि साहब बायबैक कहां से हो सकता है, तो बोल रहा है कि या तो आप नए शेयर या डिबेंचर इशू करके पैसा लाओ और उस पैसे से बायबैक कर दो। मेरी बात आ रही है समझ में? नए शेयर या डिबेंचर इशू करके पैसा लाओ और उससे बायबैक कर लो। क्या ये बात समझ में आ रही है? जैसे तुम इक्विटी शेयर होल्डर्स हो, मैंने डिबेंचर इशू करके पैसा लाया और तुम्हारा बायबैक कर दिया। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? हाँ, डिबेंचर इशू किया, कैश आया, इस कैश से मैंने बायबैक कर लिया। आ रही बात समझ में? दूसरा रास्ता, मैंने बरसों से प्रॉफिट कमाया है, तो वो प्रॉफिट का पैसा भी तो इकट्ठा है, तो मैं प्रॉफिट का जो पैसा मेरे पास पड़ा है, मैं प्रॉफिट के पैसों से भी तो बायबैक कर सकता हूं। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो आप सब लोगों ने पैसा लगाकर अपनी इंस्टीट्यूट खोला, ठीक है, अब मैं हर साल प्रॉफिट कमा रहा हूं, तो भाई साहब हर साल जो प्रॉफिट कमा रहा हूं ये पैसा भी तो इधर कैश में जमा हो रहा है। अब कैश में जमा हो रहा है तो मैं क्या करूं कि जो फ्री रिजर्व वाला पैसा है, क्या मैं ये देकर तुमसे बायबैक कर सकता हूं? मेरी बात समझ में आ रही है? इसे इस तरीके से समझो। इधर देखो सब बच्चे, इधर ध्यान देना। मान लो एक सिंपल बैलेंस शीट है, ठीक है, ये आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल है, मान लो 100 की, ये आपका फ्री रिजर्व है 100 का, ठीक है, इधर कैश भी पड़ा होगा, मान लो कैश 100 इक्विटी शेयर वाला है, 100 फ्री रिजर्व वाला है। अब मेरे पास दो रास्ते, ये हमारा कंपनीज एक्ट क्या कहता है, आप एक काम करो, नए डिबेंचर इशू करो, और नए डिबेंचर इशू करने से पैसा आएगा, इन पैसों से आप बायबैक कर लो। इसे बोलते हैं सेल प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू। मतलब आपने नए डिबेंचर इशू करके पैसे लाए, उस पैसे से बायबैक कर लिया, तो होगा क्या? होगा ये कि इधर से 10 रुपए कैश खत्म और इधर इक्विटी शेयर 10 रुपए कम, 90 रुपए के बचे। नहीं आया समझ में? तो नए डिबेंचर इशू करके पैसा लाओ और बायबैक कर लो। समझ में आ रही बात? दूसरा तरीका कि आप एक काम करो, आप नए डिबेंचर या नया शेयर इशू करके पैसा मत लाओ, आपके फ्री रिजर्व वाला जो पैसा पड़ा है उससे बायबैक कर लो। नहीं आ रहा समझ में? तो क्या होगा, अगर मैं बायबैक करूंगा तो मेरे पैसे कितने रह जाएंगे और मेरी शेयर कैपिटल भी कितनी रह जाएगी? नहीं। अब ध्यान से देखो, बात समझ में आ रही है क्या?
मैंने यहां पे बोला फेस वैल्यू का बायबैक आप दो जगह से कर सकते हो। पहला, या तो नए शेयर और डिबेंचर इशू करके पैसा लाओ, उससे बायबैक कर दो, या फिर जो फ्री रिजर्व का पैसा पड़ा है उससे बायबैक कर दो। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, अब हमारा इसमें एक और धोखा होने का चांस है। अब आप बोलोगे सर धोखा होने का चांस क्या है, बताता हूं। जैसे मान लो हमारे क्रेडिटर्स भी हैं और हमारे क्रेडिटर्स हैं 100 रुपए के, तो ऑब्वियस सी बात है 100 रुपए का कैश भी पड़ा है, इनका भी तो पैसा होगा। मैं कैश के रूप में बोल रहा हूं, पर हो सकता है किसी दूसरी एसेट के रूप में पड़ा, बिल्डिंग में, फर्नीचर में, स्टॉक में, किसी में पैसा लगा हुआ है। अब इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, जब ये बायबैक का सेक्शन आया तो बायबैक के सेक्शन में लोगों को लगा यार ये तो धोखा होगा हमारे साथ। धोखा कैसे होगा? आज फ्री रिजर्व 100 रुपए का था, 100 रुपए का कैश था। आपने क्या किया कि आपने 10 रुपए से बायबैक कर दिया। अब इधर कैश कम हो गया, उधर इक्विटी शेयर कैपिटल कम हो गई, लेकिन मेरे बच्चों फ्री रिजर्व तो ऐसे के ऐसे पड़ा हुआ है, फ्री रिजर्व का बैलेंस कम नहीं हुआ। नहीं आ रहा समझ में? अगर आपने फ्री रिजर्व के पैसों से बायबैक कर दिया तो इधर कैश कम हो गया फ्री रिजर्व वाला, और उधर इक्विटी शेयर कैपिटल कम हो गई, लेकिन फ्री रिजर्व का बैलेंस तो पहले भी 100 था, अभी भी 100 ही है। हाँ कि ना? वो तो कम हुआ नहीं। अब क्या होगा? मान लो 2 साल बाद, आज से 2 साल बाद, 2 साल बाद कंपनी ने 100 रुपए का डिविडेंड बांट दिया, तो भाई साहब इनका कैश तो 90 ही है ना, इनका 10 रुपए का कैश तो आप काम ले चुके। अब आप 100 रुपए का डिविडेंड बांटोगे तो जो कैश जाएगा 10 रुपए वो क्रेडिटर वाला जाएगा, तो क्रेडिटर चिल्लाएंगे कि भाई साहब हमारा पैसा डिविडेंड में क्यों बांट रहे हो। हाँ कि ना? मेरी प्रॉब्लम समझ में आ रही है? जब आप फ्री रिजर्व के पैसों से बायबैक करते हो तो फ्री रिजर्व का पैसा कम हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल कम हो जाएगी, पर फ्री रिजर्व का खुद का बैलेंस कम नहीं होगा। और आगे जाकर हमें डर है कि आप इस पैसे से डिविडेंड बांटोगे, और आगे जाकर अगर आपने 100 रुपए का डिविडेंड बांट दिया तो आप मुझे बताओ कितना बड़ा धोखा हो जाएगा, क्योंकि आपके पास जो 100 रुपए का फ्री रिजर्व है उसमें कैश सिर्फ 90 ही है। आप 100 विड्रॉ नहीं कर सकते, आप 100 रुपए विड्रॉ नहीं कर सकते डिविडेंड के नाम पर, क्योंकि आप 10 रुपए का कैश तो काम में ले चुके हो। तो आप मुझे बताओ कि आगे जाके धोखा होने का डर है? तो हमारे कानून बनाने वाले लोगों को पता था ऐसा होगा, तो उन्होंने यहीं पर एक कानून बना दिया बेटा, यहीं पर जितनी फेस वैल्यू का बायबैक फ्री रिजर्व के पैसों से हो रहा है उतना पैसा आपको फ्री रिजर्व से कैपिटल, रिडेम्पशन, रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सीआरआर, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सीआरआर। तो आपने जितना फ्री रिजर्व का पैसा फेस वैल्यू के लिए बायबैक में काम में लिया है उतना पैसा फ्री रिजर्व से सीआरआर में डाल दो तुरंत। और ये सीआरआर, ये जो सीआरआर है ना, ये जो सीआरआर है ये सिर्फ एक चीज के काम में आ सकता है, ओनली वन पर्पस। ओनली वन पर्पस क्या? कैन बी यूज्ड ओनली फॉर इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। मतलब आप इससे सिर्फ और सिर्फ फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू कर सकते हो, उसके अलावा कोई काम नहीं आ सकता। मतलब आप इससे डिविडेंड नहीं बांट सकते।
और अगर आप इससे डिविडेंड नहीं बांट सकते तो एसेट साइड से आप पैसा ले ही नहीं सकते। तो क्या हम लोग सेफ हो गए मिसयूज के प्रति? हाँ कि ना? तो बेटा जितनी फेस वैल्यू का बायबैक फ्री रिजर्व के पैसों से हुआ है उतना पैसा फ्री रिजर्व से सीआरआर में चला जाएगा। और सीआरआर सिर्फ एक ही चीज के काम में आ सकता है, फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू करने के काम में आ सकता है और किसी भी यूज में नहीं आ सकता। बोलो यस और नो? क्लियर है बात? चलो अगर क्लियर है तो एक बार इसे कॉपी करो, फिर मैं आपको इसकी बारीकियां समझाऊंगा। ठीक है, लो एक बार इसे कॉपी करो। बेटा ये अमाउंट्स कॉपी करने की जरूरत नहीं है आपको, या करने हैं? कर लो, अमाउंट कर लोगे तो आप लोग को हेल्प ही होगी। हेडिंग डाल दिया था सोर्सेस ऑफ बायबैक, ये लो। चलो आओ बेटा आगे चलते हैं। और अब यहाँ पे अपने को बहुत बारीकी से कुछ और बातों को डिस्कस करना है। देखो यहाँ सेल प्रोसीड का क्या मतलब है, ये बहुत खास है, ये अपने को समझना है। नंबर 2, फ्रेश इशू का क्या मतलब है, ये अपने को बहुत गहराई से समझना है। और बेटा शेयर्स एंड सिक्योरिटी का मतलब क्या है, ये भी अपने को बहुत गहराई से समझना है।
और बेटा फ्री रिजर्व के अंदर कौन कौन से रिजर्व आते हैं, इनके बारे में भी अपने को बहुत गहराई से समझना है। फ्री रिजर्व के अंदर कौन कौन से रिजर्व आते हैं, कौन कौन से रिजर्व नहीं आते, अपने को दोनों बातें बड़ी गहराई से समझनी है। तो आप लोग मेरे साथ में अब यहां लिखेंगे नोट्स। सबसे पहली बात, सबसे पहला बेटा, सेल प्रोसीड का मतलब क्या है? सेल प्रोसीड मीन्स, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसका आप लोग जवाब देंगे, लिखना नहीं है, गलत है, अभी आप लोग लिखेंगे नहीं, आप प्लीज मेरी बात को सुनो। आपको मालूम है मैं शेयर इश्यू कर सकता हूं या तो एट पार या एट प्रीमियम या फिर एट डिस्काउंट। क्या डिस्काउंट पे शेयर इश्यू करना अलाउड है? हाँ, अलाउड है, अलाउड है। डिस्काउंट पर शेयर इशू करना अलाउड नहीं। हाँ, री इशू डिस्काउंट पर कर सकते हो, पर इनिशियल इशू आप लोग डिस्काउंट पर नहीं कर सकते। पर फिर भी मैं यहाँ पे नोट्स में लिखवा रहा हूं ताकि आप लोगों को पूरी बात समझ में आए। अच्छा बताओ, पार का मतलब हो गया 100 का शेयर 100 में इशू हो रहा है। प्रीमियम का मतलब हो गया 100 का शेयर 110 में इशू हो रहा है। और डिस्काउंट का मतलब हो गया 100 का शेयर 90 में इशू हो रहा है। बोलो यस और नो। अब मेरा सवाल यह है कि बताओ सेल प्रोसीड कितना होगा? सेल प्रोसीड, सेल करके कितना पैसा आया, सेल प्रोसीड कितना होगा? अगर 100 का 100 में इशू किया एट पार, तो सेल प्रोसीड क्या है? 100, डाउट ही नहीं। अगर 100 का शेयर 90 में इशू किया तो सेल प्रोसीड क्या है? 90। अगर 100 का शेयर 90 रुपीज में इशू करोगे तो सेल प्रोसीड क्या है? 90। इसमें क्या बात है? अरे भाई 100 का शेयर अगर 90 में बेच रहे हो तो सेल वैल्यू क्या है? 90। सेल प्रोसीड क्या है? 90। इसमें क्या बात है? अब 100 का शेयर अगर 110 में इशू कर रहे हो तो सेल प्रोसीड क्या है? क्या है? 110। और जवाब है 100। अब आप बोलोगे सर 100 क्यों? बेटा अगर 100 का शेयर 110 में इश्यू हो रहा है तो शेयर का पैसा 100 ही है, 10 रुपए तो प्रीमियम के पैसे हैं। तो यहां लिखा है सेल प्रोसीड ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। तो आपको ये ध्यान रखना है, सेल प्रोसीड का मतलब सिर्फ शेयर के पैसे। ठीक है, अब आप मुझे जल्दी से बताओ, अगर 100 का 100 में इश्यू किया तो शेयर के पैसे कितने आए? शेयर कैपिटल के 100। 100 का 110 में इशू किया तो भी शेयर के पैसे कितने हैं? 100। 100 का 90 में इशू किया तो शेयर के पैसे कितने हैं? 90। मेरी बात आ रही है समझ में? तो क्या सेल प्रोसीड शब्द का मतलब समझ में आ रहा है? लिखो। इश्यू प्राइस और दूसरा सेल प्रोसीड। इशू एट पार है तो सेल प्रोसीड क्या मानेंगे? पार वैल्यू। इशू एट प्रीमियम है तो भी सेल प्रोसीड क्या मानेंगे? पार वैल्यू। और इशू एट डिस्काउंट है तो सेल प्रोसीड क्या मानेंगे? डिस्काउंटेड वैल्यू। जो डिस्काउंटेड वैल्यू है उसे क्या मानेंगे? सेल प्रोसीड। एनी डाउट इन दिस? कोई दिक्कत? ठीक है,
अब जल्दी से मुझे बताओ, बात एकदम सिंपल सिंपल समझ में आ रही है? हाँ जी, क्लियर है बात एकदम? चलो, अब सेल प्रोसीड वाली बात मैंने यहाँ पे बता दी, लेकिन अब यहाँ पे जब मैं घड़ी को देख रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि हमारी क्लास का टाइम हो गया है खत्म। ठीक है, पता ही नहीं चला यार, बहुत जल्दी टाइम, पर चलो कोई बात नहीं। तो यहां तक की बात आप लोग आज रिवाइज करके आएंगे, आगे की बात मैं आपको समझाऊंगा कल। बेटा अभी मैंने आपको सेल प्रोसीड का मतलब समझाया है, फिर अपन बात करेंगे फ्रेश इशू का मतलब क्या है, फिर शेयर एंड सिक्योरिटी का मतलब समझेंगे, फिर फ्री रिजर्व का मतलब समझेंगे। ये चारों बातें समझने के बाद फिर हम लोग इस काबिल हो जाएंगे कि हम सवालों को हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर है बात? चलो डन, ओके बेटा।